हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 15 यूनिट 15 जो है जिसका नाम है एंसिलरी सर्विसेज, उसको शुरू करेंगे हम लोग। कितने प्रकार के एंसिलरी सर्विसेज होती है? एंसिलरी मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्विसेज बोल सकते हैं, अन्य सुविधाएं या अन्य जो आपकी सर्विसेज दी जा रही हैं वो भी कह सकते हैं। नॉर्मल बैंक जमा निकासी लोन ये सब तो करता ही करता है। एंसिलरी सर्विस में अन्य सर्विसेज आएंगी जो मॉडर्न टाइम में बहुत ऐड होगी, जैसे कि रेमिटेंस, पेमेंट, सेफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट का बिजनेस और मिसलेनियस, ये सब एंसिलरी सर्विसेज में आया है। रेमिटेंस मतलब आप लोग को पता है, रेमिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड एक बैंक से दूसरे बैंक या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, सेम बैंक या डिफरेंट बैंक, कुछ भी होता है। ठीक है, ये किस माध्यम से? क्या? डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, मेल ट्रांसफर के द्वारा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा, नैच के द्वारा, ये सब रेमिटेंस के तरीके होते हैं। ठीक है, जो इसमें एक डिफरेंस बताया गया है बैंकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। बिफोर दैट ये समझ लीजिए कि एक डिस्क्लेमर देख लिया, दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है, तो जो बैंकर चेक और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। बैंकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट में बेसिकली कुछ अंतर बताया गया। पहली बात तो ये कहा गया है, बैंकर चेक जो या जो पेमेंट ऑर्डर है वो एक चेक है जो कि पेमेंट सेम सिटी में करने के लिए इशू किया जाता है। मतलब बैंकर, अब हालांकि बहुत नहीं यूज होता है, पहले का बता रहे हैं कि बैंकर चेक सेम सिटी में इशू किया जाता है कि सेम सिटी में उसका पेमेंट होगा, और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो अन्य सिटी में भी पेमेंट हो सकता है उसका। स्पेशल फीचर क्या है कि जो बैंकर चेक है वो प्री प्रिंटेड होते हैं और नॉट नेगोशिएबल होते हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो 20,000 या उसके ऊपर के अगर हैं तो वो अकाउंट पे ही होते हैं, अकाउंट पे ही सिर्फ क्रॉसिंग होगी उसके ऊपर। अगर 20,000 से कम है तो कैश में हो सकता है। क्लियरेंस के लिए कहा गया कि जो बैंकर चेक है वो आपकी सेम सिटी में क्लियरेंस होगी, और जो ये वाला है डिमांड ड्राफ्ट है वो सेम बैंक में क्लियर होगा, ये कहा गया। दोनों की ही वैलिडिटी 3 महीने होती है। सबसे पहले देखते हैं मेल ट्रांसफर क्या होता है। मेल ट्रांसफर एक तरह का पैसा भेजने का, मतलब रेमिट करने का एक प्लेस से दूसरी प्लेस बैंक के द्वारा एक तरीका होता है। ये इंटरनेशनल या इंटरनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के रेमिटेंस में मेल ट्रांसफर यूज किया जाता है। इसमें जो बैंक है वो कमीशन चार्ज करता है इस सर्विस के लिए। टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर को आज के डेट में वायर ट्रांसफर भी कहा जाता है, मतलब फंड ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, आज के डेट में हालांकि टेलीग्राफ इस पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता है, नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह यूज किया जाता है, या ओवरसीज अगर पेमेंट करें तो आप स्विफ्ट कोड वगैरह यूज करते हैं ना, तो अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं वायर ट्रांसफर। आजकल उस पर ज्यादातर ये पेमेंट इंटरनेशनल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि जो रेमिटर है, जो पैसा भेज रहा है, उसका नाम, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट किस करेंसी में करी जा रही है वो, जो अमाउंट रेमिट करना है कितना वो, जो बेनिफिट जिसके पास पैसा जाना है उसका डिटेल, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर इनकेस अगर पैसा यूएई या फिर यूरोप जा रहा है, यूए मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेनिफिशियरी बैंक का नेम एंड एड्रेस, बेनिफिशियरी बैंक का स्विफ्ट कोड यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल। ठीक है, ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए होता है, जो आईएफएससी होता है वो डोमेस्टिक ट्रांसफर के लिए होता है, आप लोग जानते होंगे, हर बैंक का होता है। इंटरमीडियरी बैंक जो उसका डिटेल और पर्पस ऑफ ट्रांसफर क्या है ये बताना होता है। इतने डिटेल्स चाहिए होते हैं किसके लिए? आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर के लिए। ठीक है, उसके बाद एक कंपैरिजन दिया गया नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में। नेफ्ट जो है वो आर्ली, हाफ आर्ली बेसिस है, मतलब हर 30 मिनट पे सेटल होता है। आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम है, तुरंत सेटल होता है, और आईएमपीएस भी रियल टाइम है। नेफ्ट में मिनिमम ₹1 भेज सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख भेज सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है। नेफ्ट के केस में ये भी कहा गया कि अगर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अगर उसके अंतर्गत पैसा भेजा जा रहा है तो एक बार में 50,000 भेजा सकता है, और साल में टोटल ऐसे सिर्फ 12 ही ट्रांजेक्शन अलाउ हैं, जिसके लिए इंडिया में एसबीआई डील करता है और कोई बैंक नहीं कर सकता है। सर्विसेज ये जो नेफ्ट की हैं वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चलती हैं, और इसी तरह आईएमपीएस और आरटीजीएस भी हमेशा चलती हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में कोई भी इनवर्ड ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन पे चार्जेस हैं, जो कि 2 लाख से 5 लाख में अगर ₹25 और सब पे जीएसटी अप्लीकेबल है। आईएमपीएस के केस में जो चार्जेस हैं वो इंडिविजुअल बैंक और पीपीआई यानी जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कितना चार्ज करना है, ये उनके ऊपर डीरेगुलेटेड है, मतलब अपने यहाँ पे चार्ज करते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट प्लीज पॉज द वीडियो और प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो नेफ्ट आरटीजीएस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, मतलब आप बैंक या किसी शाखा में जाकर के या स्वयं मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा भी कर सकते हैं, और जो आईएमपीएस है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है, वो ऑफलाइन नहीं होता है। मोबाइल बैंकिंग इंडिया,
मोबाइल बैंकिंग इंडिया में सन 2002 में शुरू हुई थी। 2018 तक आते आते ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए थे। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का पहला बैंक था जिसने 2008 में मोबाइल बैंकिंग शुरू करी। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम क्या, यानी ईबीटी। ईबीटी मतलब डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये समझ लीजिए। मतलब ये क्यों शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। भाई पहले क्या था कि सपोज ऊपर से 1 लाख रुपये भेजा गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपये भेजा और कहा कि 100 मजदूरों से आपने काम कराया, सबको 1000 रुपये दे दीजिए। तो क्या होता था कि उसमें गांव के जो प्रधान वगैरह होते थे, जो ये काम करवाते थे, वो उन्हें पता लगा मजदूरों को 500 दिए, 500 खुद रख लिए। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि डायरेक्ट पैसा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो गरीब आदमी जो मजदूर है सीधे उन्हीं के पैसे अकाउंट में आने लगा। ये ना सिर्फ मतलब उनका पेमेंट, हम सिर्फ नरेगा की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी जो कि जैसे कि आपकी सब्सिडीज वगैरह जो आती है ना, वो सब्सिडी भी अब सीधे अकाउंट्स में आने लगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या प्रोसेस किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बैंक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीडर बैंक होता है, इसे लीड बैंक भी बोलते हैं। वो लीड बैंक को इसका होलसेल बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नमेंट क्या करती है, लीड बैंक को पैसा भेजती है, फिर लीड बैंक कमीशन बेसिस पर अन्य बैंक को वो पैसा भेजता है और फिर अन्य बैंक उसको डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में भेज देते हैं। ये सब कुछ सेम डे में ही होता है, ये इसके लिए कहा गया है। ठीक है, जो भी सब्सिडी हो या कैश बेनिफिट हो वो डायरेक्टली आधार सीडेड बैंक अकाउंट, मतलब ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें आधार होना कंपलसरी है, उन्हीं में जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें डील करती है लीडर बैंक के द्वारा, एसएलबीसी के द्वारा, आरबीआई या जनरल ऑफिस के द्वारा, और लीड बैंक इसके लिए अरेंजमेंट करता है कि आगे ये पैसा कैसे पहुंचाना है बेनिफिशियरी तक। उसके लिए वो जो अन्य बैंक है उनसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करता है। एक नोडल डिपार्टमेंट डिजिग्नेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसमें लीड बैंक के साथ डील करता है। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी सभी स्कीम्स के जो होते हैं वो नोडल डिपार्टमेंट लीड बैंक को प्रोवाइड करता है और उसको पैसा भेज देता है। उसके बाद हर महीने जो लीड बैंक है उस फंड को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के फर्दर अपने जो उसने जिससे टाइप कर रखा है जो और क्षेत्र में जो और बैंक है उनको फॉरवर्ड कर देता है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम हो जाता है। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो फाइनली उसको सेम डे पर ही कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सेफ डिपॉजिट लॉकर क्या होता है आप सबको पता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर होता है अपने किसी भी व्यक्ति कोई जो बैंक में ले रहा है उसके लिए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखने आदि के लिए। ठीक है, उससे सोना चांदी कुछ रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ भी चीज़ रखनी है उसके लिए होता है। इसमें कोई भी इलीगल चीज़ नहीं है, ये नहीं आप उसमें ड्रग्स रखा या बंदूकें रखा है, ऐसा अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप होता है इस केस में सेफ डिपॉजिट लॉ के केस में वो कस्टमर और बैंक के बीच में लेसर या लेसी का, बेलर बेली और लाइसेंसर लाइसेंसी का होता है। ये क्या रिलेशन होते हैं हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। इस केस में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में नॉमिनी के लिए जो प्रावधान है वो बैंकिंग रिलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 में ZC से लेकर ZF तक बताया गया है कि नॉमिनेशन कैसे करना है। नॉमिनेशन के केस में ये खास कहा गया है कि अगर सिंगल अकाउंट है, मतलब सिंगल सेफ डिपॉजिट वॉल्ट अगर किसी ने ले रखा है, लॉकर ले रखा है, तो उसमें सिर्फ एक ही नॉमिनी होता है। लेकिन अगर ज्वाइंट में सेफ डिपॉजिट लॉकर ले रखा है तो उसमें एक से ज्यादा भी नॉमिनी बनाए जा सकते हैं ज्वाइंट होल्डर केस में। आरबीआई ने लॉकर्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी? पहली बात तो ये कहा है कि इसके लिए कोई एफडी के लिए आप मजबूर नहीं करोगे किसी भी कस्टमर को एफडी कराने, लेकिन आप 3 साल का जो पेमेंट है, 3 साल का जो रेंटल है वो आप एडवांस में एफडी कर लोगे उसकी। और साथ ही साथ अगर अकाउंट कभी वो लॉकर तोड़ना पड़े तो उसका जो खर्चा होगा वो भी आप कस्टमर से पहले ही एफडी करा लोगे। ठीक है, ये पूरा 3 साल का हिसाब रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर बहुत दिन तक नहीं आता है अपने उसको लॉकर को एक्सेस करने के लिए, या उसकी डेथ हो गई और कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो बैंक का उसमें पैसा फंसा रहता है, रेंटल तो आता नहीं। 3 साल का रेंटल एडवांस में ले लेते हैं और 3 साल तक कस्टमर ने कॉन्टैक्ट नहीं किया या नहीं आया, नोटिस दी उसके बाद भी नहीं आया तो उसको तोड़ा जाता है। तो तोड़ने का पैसा भी कस्टमर से पहले ही ले लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी। इसे कॉशन मनी भी कहते हैं। ठीक है, इस केस में ये भी कहा गया है कि जिसने लॉकर लिया, मतलब जो हायरर है, जो हायरी है, मतलब बैंक है, इनके बीच में एक मैंडेट या एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। लॉकर की जो चाबियां होती हैं उसमें बैंक का नाम, ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन कोड, ये सब एम्बॉस रहना कंपलसरी है, जिससे कि ओनर ऑफ द कीज को पहचाना जा सके, जाना जाए कौन इसका ओनर है। हायरिंग आउट लॉकर के लिए कहा गया है कि इसमें पहले कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट, मतलब आप सही व्यक्ति को ही दोगे, मतलब जानबूझकर किसी गलत व्यक्ति को नहीं, किसी टेररिस्ट को आपने दे दिया लॉकर किराए पर। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ लॉकर किया जाएगा, मॉडल लॉकर एग्रीमेंट रहता है, लॉकर का जो है वो रेंट रहता है, रेंट के हिसाब से देना होता है कि लॉकर का कितना रेंट रहेगा वो भी इसमें देखना होता है। और टर्म डिपॉजिट जो बताया हमने 3 साल वाला कंडीशन ऑफ लॉकर तोड़ने वाली, वो उसका एज ए सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, लॉकर ऑपरेशन हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।